और यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों को मेरा सलाम है। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं किसी पार्टी की तारीफ करने के नहीं आया, ना ही मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आया। मैं एक ऐसी शख्सियत के लिए यहाँ पर आया हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं 12 साल से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहा हूँ। दिल्ली की सरजमी पर न जाने कितने प्रोटेस्ट करे, न जाने कितने मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाई, और महाराष्ट्र का कोना कोना हर जगह पर मेरे जलसे हुए। और मैं जहां जहां गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर कामयाबी मिली। मैं अमरावती में गया, मैंने अमरावती के अंदर अपने 12 कॉर्पोरेटर चुन के लेकर आए। मैं धुलिया में गया, धुलिया के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर चुनकर आए। मैं नांदेड़ गया, मैं बीड़ गया, मैं उस्मानाबाद गया, मैं बुल्ढाना गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, बिहार में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाकर मजलिस की आवाज उठाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरी बात को समझ रही थी और लोगों की मोहब्बत बेपनाह मिल रही थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं किस लिए बैठा हूँ? ये तमाम चीजें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि नसीम भाई, आप मजलिस को कमजोर करने जा रहे हो, डॉक्टर साहब के साथ मत जाओ, मजलिस कमजोर हो जाएगी। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने आज जो हरा गमछा उतार कर ये लाल गमछा डाला है, तो ये मजबूर किसने किया? आखिर मजबूरी, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं तमाम जगह पर मजलिस का पैगाम लेकर पहुंचा। 2019 का इंतखाबात था, डॉक्टर साहब मजलिस से इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं डॉक्टर साहब के भी इलेक्शन में आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील साहब डॉक्टर साहब से किस बात से खफा है या किस बात से नाराजगी है। मैं इलेक्शन में प्रचार करता रहा। 2019 का इलेक्शन निकला, डॉक्टर साहब कुछ वोटों से हार गए। और हारा क्या, मैं तो कहता हूं कि वो जो साजिशें थी, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि कोई शख्सियत उनके सामने खड़ी हो या कोई नुमाइंदा औरंगाबाद से या महाराष्ट्र से जीत के आए। क्योंकि सवाल आप लोगों को भी करना है, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों का हक है सच पूछना। 2019 में जब डॉक्टर साहब ने प्रकाश अंबेडकर साहब से युति कराई, तो उसका नतीजा ये था कि इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए। और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब इसका फायदा विधानसभा में भी होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी 80 सीटों की। अब आप मेरे को ये बताइए कि 2019 में इंतखाबात में वो 80 सीटें लड़ने की कह रहे थे, आखिर अब क्या मजबूरी आई कि वो 16 सीटों पर रुक गए? अरे आपने अगर जमीन पे काम किया होता, 2019 में आपने 51 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लड़ाई। इस बार ऐसी क्या मजबूरी जो आप 16 पे अड़े रहे? आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था। आपके पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। लेकिन सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि मेरी सियासत बरकरार रहे, और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जरा आप बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी और 2019 का इंतखाबात
जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के काम को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, आप भी जानते हैं चंद वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 का इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले, लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया और इनका साथ मजलिस के भी किसी कारकुनों ने नहीं दिया। अवाम की मोहब्बत थी जो 80,000 वोट ये लेकर गए। अब 2019 का इंतखाबात आया तो इनकी मेहनत थी, जो इम्तियाज जलील साहब को 89,000 वोट मिलते हैं। अब इम्तियाज जलील साहब के सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देख कर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है कि हमारी मेहनतों को जाया ना करे। अगर कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब ये फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को ये लग जाए कि वो फसल बड़ी हो चुकी है, वो किसान से आकर ये बात कहे कि अब इस फसल को मैं काटूंगा, इसका मुनाफा मैं लूंगा, तो मेरे भाई वो किसान क्या करेगा? वो किसान या तो खुदकुशी करेगा या तो वो रोएगा, क्योंकि उसकी मेहनत को तो जाया कर दिया गया। तो हम लोग जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए चेहरे पे काला चश्मा लगाए फिरता है, खुद को शाहरुख खान बताते हैं, अपनी पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गाते हैं, और जमीनी स्तर पर आकर देखे तो बताइए 5 साल ये एमएलए रहे और सेंट्रल की सीट से अगर इन्होंने आवाम के लिए काम किया होता तो ये सेंट्रल की सीट चुनते। लेकिन इनको मालूम था कि मुसलसल 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर खासदार का ये इलेक्शन जीता तो आवाम को ये उम्मीद थी कि कोई लीडर हमारा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा। लेकिन मुसलसल वो 5 साल भी निकल गए, कोई ऐसे काम औरंगाबाद के आवाम के लिए नहीं हुए। जो असद साहब, अकबर साहब ये पैगाम लेकर आए थे औरंगाबाद की आवाम से कि जो पार्टी हमारी हैदराबाद में काम कर रही है, मुसलसल हम लोग आपके लिए इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर, 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठकर वो एमएलए रहे, वो एमपी रहे, क्या औरंगाबाद की आवाम के मजलूम बच्चों को एक भी स्कूल मिला? क्या एक भी अस्पताल ऐसा मिला जिससे गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज होया जा सके? अरे सिर्फ बातें बातें बातें। और पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब मजलिस को कमजोर कर रहे हैं या नसीम सिद्दीकी मजलिस को कमजोर करने आया है। अरे मैं अपने कायद पर इस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ, यकीनन वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं और वो आवाम के लिए काम भी करते हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए, जिसको आप अपना सियासी लीडर मान रहे हो और जिसके हाथ में कौम के मुस्तकबिल की बागडोर दे रहे हो, क्या वो इस काबिल है जो आप वादा कर रहे हो आवाम से, वो उस बात को पूरा कर सके? तो मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बात है।
मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा था कभी शायद मजलिस का दामन नहीं छूटेगा और मैं एक जमात से काम करता रहूंगा। मुझे कोई सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ने का कोई शौक रखता हूं। अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए हैं, एहसास दिए हैं, मिल्लत की फिक्र दी है और मैं इस फिक्र को लेकर हर जगह पर जाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरी बातों को भी सुनती है। आज मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं, मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है और इनको एक सिंबल दिया गया। लेकिन मैं अवाम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अवाम के बीच में सवाल रखिए, क्या औरंगाबाद की अवाम इम्तियाज जलील साहब के 10 साल के इस कार्यकाल में खुश है? क्या अवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया गया? सिर्फ अपना चेहरा आगे करने के लिए आप ये बताइए। आज पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं कि मैंने नामुसे रिसालत के लिए एहतजाज किया। अरे हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं, हमारे चेहरों पे वो एहसास है, वो जज्बात है कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, हमारे दिलों के अंदर नफरत का वो तूफान उठता है। लेकिन साहब आवाज देते हैं पूरे महाराष्ट्र की आवाम को, आपने आवाज दी, महाराष्ट्र की आवाम लबैक कर आपके पीछे निकले, लेकिन आपके चेहरे पे वो कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। आप बड़ी गाड़ी का काफिला लेकर तो निकले, आप सनरूफ से ऊपर बैठकर सेब खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हाथ फिरा रहे। अरे क्या ये जज्बात है कौम के लिए? आप मजाक बना रहे, दूसरे लोगों को मौका दे रहे कि तुम्हारे लीडर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, जबकि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे, अपने आप को चमका रहे। अरे आवाम की खिदमत करो, हमारे अंदर दर्द है। मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई क्योंकि मुझे पता है हमारे नबी की इज्जत हमारे दिल में क्या है। मैंने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, करवाया है दिल्ली की सरजमी पर। मेरी तमाम चीजें मेरे सोशल साइट पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल साइट बहुत मजबूत है। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कि मुझे इस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूं डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए और मैं किसी जमात के लिए तायद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं डॉक्टर साहब को एक वादा करके गया था क्योंकि डॉक्टर साहब का मेरा रिश्ता एक बाप बेटे की तरह समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इनके अंदर इंसानियत देखी है, इनके अंदर मैंने एहसास देखा है कि इनके अंदर कौम और मिल्लत की फिक्र है, इंसानियत की फिक्र है। एक शख्स, हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पर कोई नाइंसाफी हो तो हमारे लीडर हमारी बातों को ऐवान में रखे, हमारी मजबूरियों को समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन लीडरों में मैं खासकर इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलूंगा कि मुसलसल 5 साल से दिल्ली के इंचार्ज रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर आज मजलिस को इन्होंने खत्म कर दिया और इसका नतीजा यह है कि आज दिल्ली के अंदर मजलिस मजबूत नहीं है। आप औरंगाबाद की आवाम ने आपको मोहब्बत दी, अकबर साहब की आवाज पर लब्बैक कर मोहब्बत दी, लेकिन आपने उनके वादों को भी पूरा नहीं किया। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है इम्तियाज जलील साहब, और यकीनन लगनी भी चाहिए। और अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैदान में आना बाकी है और मैं औरंगाबाद की आवाम के बीच में जाऊंगा और मुझे यकीन है अगर मैं जो सच बोलूंगा, अगर मेरी जुबान पे सच्चाई होगी तो औरंगाबाद इस बात को समझेगी कि ये लड़ाई गफ्फार कादरी या एमआईएम के बीच में नहीं है, ये समाजवादी या एमआईएम के बीच में नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है और आवाम को इंसाफ देना पड़ेगा, जिसका हक है उसको देना पड़ेगा। आप किसी का हक ऐसे नहीं छीन सकते। मुसलसल डॉक्टर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर मुसलसल आप 5 साल पहले या ये 2 साल पहले ये बोल दिया जाता डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप इस बार इलेक्शन की तैयारी मत करो, हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम किसी नौजवान को लड़ाते। और मैं कहता हूं कि अगर कुर्बानी देनी थी मैं शायद तब भी यहाँ पर खड़ा नहीं रहता। समीर साजिद बिल्डर साहब, उन्होंने भी मुसलसल 10 साल मेहनत करी, मैं उनके काम को देख रहा हूं। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते, तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है। लेकिन नहीं, समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते हैं बेचारे। मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता, समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है। इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता है और आपको तो मालूम है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी, कब किसकी टीआरपी गिरानी।
तो इम्तियाज साहब तो बाकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरे आवाम को बता कर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके जरिए आवाम से भी, जब आवाम तक ये चीज जाए और सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे। इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके। अगर ये जीत कर आ जाते, अगर ये इम्तियाज जलील साहब की तरह काम नहीं करते तो मैं यहाँ पर बैठकर डॉक्टर साहब की भी तारीफ नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन है अगर औरंगाबाद की आवाम ने डॉक्टर साहब को कामयाब करके भेजा तो औरंगाबाद के आवाम के मुस्तकबिल का एक नया सवेरा होगा और औरंगाबाद के मजलूम मासूम बच्चों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा। वो तमाम जरूरत की चीजें की जाएंगी जो एक लीडर का हक बनता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था, आप तो सपा में है, ये सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप ठीक है, आपने सुन लिया सर।